कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत है अनुराग एजुकेशन एकेडमी पे। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर क्यों है? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी अकरेंस ऑफ मेटल्स पे बात करी थी। इस लेक्चर में हम जो एंड में टॉपिक बचता है आपके पूरी किताब में, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो एंड का टॉपिक है, जिसमें कल वैसे पिछले लेक्चर में रिफाइनिंग ऑफ मेटल छूट गया था क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गई थी, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इस लेक्चर में कवर करूंगा और साथ में लास्ट में अलॉयज का कंसेप्ट, कोरोजन का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट भी कवर होंगे। उसी के साथ आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, रिफाइनिंग से शुरू करेंगे। जो प्योर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है ना, क्या बोलूँ मैं, जो हाई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, तो जब हम हाई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के साथ करते हैं, ठीक है। मोल्टेन क्लोराइड्स का उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिलता है। उस केस में जो मेटल मिलता है वो हमेशा प्योर होता है। मतलब जब भी हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स का या मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस से, तब हमें जो मेटल मिलता है वो हमेशा प्योर होता है। यानी जो हाई मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स, उनका जब हमें मेटल मिलता है वो हमें प्योर मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद। लेकिन जो मीडियम और लो होते हैं उनको हम पता है, हम रिडक्शन के प्रोसेस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करते थे। इनका अगर सल्फाइड और वो ओवर होता था तो उसे ऑक्साइड में बदलते थे, फिर उसके ऑक्साइड और को हम क्या करते थे, रिडक्शन कर देते थे और हमें मेटल मिल जाता था। इस केस में जो मेटल्स मिलता है वो हमेशा देखा गया कि इम्प्योर मिलता है और हमें ज़रूरत होती है प्योर मेटल की। तो हम इस इम्प्योर मेटल को क्या बनाएंगे, प्योर बनाएंगे। किस प्रोसेस से बनाएंगे? उसी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। इम्प्योर मेटल से डस्ट, सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल के उस मेटल को प्योर बनाना, वो प्रोसेस पूरी कहलाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि कैसे किसी भी मेटल को, किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर कैसे बनाया जाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, देखिए, वैसे तो काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी प्रोसेस होती हैं जिससे हम किसी भी एक मेटल को, इम्प्योर मेटल को प्योर बना सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो एक तरीका दिया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत कारगर तरीका है, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है जिससे हम कुछ पर्टिकुलर, देखो सारे तो नहीं हो सकते, काफ़ी पर्टिकुलर मेटल्स की अलग अलग रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। लेकिन पहली बात तो ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका होता है, और दूसरी बात काफ़ी मेटल्स से हम प्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड कर सकते हो, सिल्वर कर सकते हो, कॉपर कर सकते हो, टिन कर सकते हो, लेड कर सकते हो। ऐसे काफ़ी मेटल, सारे तो नहीं, क्योंकि कुछ मेटल्स की जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उनको अलग तरीके से रिफाइन करा जाता है। लेकिन पहली बात है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हम पढ़ने वाले, काफ़ी अच्छा तरीका है। उसके बाद काफ़ी सारे मेटल्स को ये रिफाइन कर सकता है, यानी प्योर बना सकता है। ये सब देख रहे होगा आपको। तो लो रिएक्टिव, ये तो ज़्यादा इनमें लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, कुछ इसमें मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि मीडियम और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है, मेटल्स जो हैं, वो जब उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इम्प्योर होते हैं, फिर उनको प्योर बनाया जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करके। प्रोसेस पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है, कैसे होती है, क्यों करते हैं, क्या होती है प्रोसेस, कैसे कोई हम इम्प्योर, जैसे कॉपर के एग्जांपल लेंगे आज हम, कैसे हम इम्प्योर कॉपर को, पिछले केस में पढ़ा था लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का, पिछला लेक्चर का लास्ट पार्ट, जिसमें हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करा था। कैसे करा था? इसका सल्फाइड और मिलता है, उसे पहले ऑक्साइड बनाया था, फिर इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करके हमने कॉपर का मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया था। वो कॉपर का मेटल एक्सट्रैक्ट करके हमें इम्प्योर कॉपर मिला था। उसमें कुछ डस्ट थी, उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो इम्प्योर बना रहे थे उसको। आज हम इस कॉपर को इस प्रोसेस की मदद से क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये लास्ट स्टेप होता है पूरी एक्सट्रैक्शन का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। कॉपर के एग्जांपल लेंगे, पहले थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ऊपर से कि इस प्रोसेस में होता क्या है, फिर कॉपर का एग्जांपल लेके डिटेल में इस प्रोसेस को समझा जाएगा। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है,
बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बीकर लेते हैं, ये रहा बीकर, थिक एनोड डालते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा, वही प्रोसेस बीकर में इलेक्ट्रोड्स रखे, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा, कोई ना कोई मामला हो रहा है। वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ क्या ले रहे हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना और लेबलिंग पे ध्यान देना। थिक एनोड, एनोड आप सभी को पता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। थिक लिए, मोटी एनोड लिए। फिर हम लेते हैं एक थिन कैथोड, पतली कैथोड। लेबलिंग करते जाए मेरे साथ, थिन कैथोड, पतली सी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इन दोनों को किससे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को करेंगे बैटरी से कनेक्ट, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहां लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, डिप्ड होती हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, ये है लेबलिंग, ऊपर ऊपर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें करते क्या है, जो भी मेटल हमें रिफाइन करना है उसका इम्प्योर फॉर्म, यानी देखो हमें कॉपर रिफाइन करना है तो हम कॉपर का जो इम्प्योर फॉर्म होता है, जो हमने लिया है, एक्सट्रैक्ट करा है, उसे हम एनोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल। उसी कॉपर का एक प्योर फॉर्म, क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रिप, उसी मेटल की हम कैथोड बनाया जाता है। फिर से समझाता हूं, जो मेटल हमें रिफाइन करना होता है उसको हम एनोड बनाते हैं, और उसी मेटल की एक प्योर स्ट्रिप, एक प्योर मेटल कैथोड बनाई जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड, ये दोनों काम हो गए। कॉपर से समझाऊंगा इसमें पूरी प्रोसेस में क्या काम हो रहा होता है, अभी समझाऊंगा, फिर ऊपर ऊपर से समझो। और जो मेटल हमें रिफाइन करना होता है, उसी मेटल की कोई सोल्यूबल सॉल्ट, उसी मेटल की कोई सॉल्ट जो वाटर में सोल्यूबल हो, उसे इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। तो जो भी हम मेटल रिफाइन कर रहे हैं, प्योर बना रहे हैं उसको, उसी मेटल की कोई सोल्यूबल सॉल्ट, ऐसी सॉल्ट जो पानी में सोल्यूबल हो, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस इलेक्ट्रोलाइट से, और यहाँ से जो ऊपर ऊपर से होता है ना, अभी डिटेल में भी चलेंगे, यहाँ से जो इम्प्योर मेटल होता है वो इसमें डिजोल्व हो जाता है ना, और यहाँ पे प्योर मेटल हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जो आपने पढ़ा होगा, जो इम्प्योर सॉल्युबल, जो इम्प्योर डस्ट होती है, इम्प्योर बोलो, जो इम्प्योर डस्ट होती है, जो उसमें जो नॉन सोल्युबल होती है, वो तो आ जाती है लास्ट में, एनोड के एकदम नीचे, जिसे आप एनोड मड कहते हो। और जो सोल्यूबल डस्ट होती है, जो ऐसी डस्ट या ऐसी इंप्योरिटी जो सोल्यूबल हो जाती हैं, वो उस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाती हैं। जो इनसोल्यूबल होती हैं वो आके एनोड से सीधे नीचे आके एनोड मत बनाती हैं, यहाँ पे कुछ इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये था ऊपर ऊपर से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, रिफाइनिंग का कंसेप्ट, कि रिफाइनिंग में होता क्या है। अब हम कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे और फिर डीप में जाएंगे कि असल में हो क्या रहा होता है। कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। तो जो प्योर स्ट्रिप है वो किसकी है, प्योर, और जो इम्प्योर मेटल है वो इम्प्योर कॉपर। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेबल कर लेता हूँ। कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर समझेंगे कॉपर में क्या होता है। एनोड मड, बैटरी तो रहने दो। क्या लेते हैं हम, थिन कैथोड है और थिक एनोड है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्योर कॉपर की स्ट्रिप यहाँ लेते हैं, उसे लगाते हैं आपके कैथोड पे। इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाते हैं, जिसे हमें प्योर बनाना होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज करते हैं कॉपर की सॉल्ट, और कॉपर सल्फेट सॉल्ट यूज करते हैं हम, जो पानी में डिसॉल्व भी हो जाती है। कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ बैटरी से दोनों कनेक्टेड है। हमने यहाँ दी इलेक्ट्रिसिटी, किससे पास करी, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तब देखिए होता क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वैसे इस एनोड से जो इम्प्योर कॉपर होता है वो निकल जाता है, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है, वहां रिएक्शन होती है, और इस इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर कॉपर होता है वो जाके इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है।
हमने अभी मैं रिएक्शंस के थ्रू भी समझाऊंगा कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे समझो होता क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से, इस कॉपर सल्फर सोल्यूशन से, वैसे ही इस एनोड से जो इम्प्योर कॉपर होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में चले जाता है, यहाँ रिएक्शन होती है और यहाँ से इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर कॉपर होता है वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। जो हमें जो प्योर कॉपर है इस पूरी प्रोसेस के बाद वो हमें कैथोड पे मिलता है। क्लियर? एक और चीज़ समझो, उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, कुछ होती है इनसॉल्युबल। मतलब समझ लो कुछ होती है भारी इम्प्योरिटीज होती है, डस्ट हो गई, सैंड हो गई, जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व नहीं हो पाती, वो तो नीचे चली जाती हैं जो भारी सी होती हैं और नीचे जाके एक एनोड के नीचे, एनोड मड के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाती हैं। और जो सॉल्युबल होती हैं, जो कुछ हल्की फुल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सॉल्युबल होती है इलेक्ट्रोलाइट में, वो इस पूरे में डिसॉल्व हो जाती है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। रिएक्शन से समझना चाहते हो, रिएक्शन से समझ लेता हूँ, वैसे समझने में कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पास करी इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, यहाँ से इम्प्योर मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में गया, यहाँ से प्योर मेटल जो है, कॉपर का जो प्योर मेटल है, कॉपर मेटल, वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में चली जाती है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज़ एनोड मड बनाती हैं। रिएक्शंस के तौर पे समझाता हूँ कि हो क्या रहा होता है असल में, इसको समझने की कोशिश करो। रिएक्शंस के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा होता है। लिख भी सकते हैं आप इन रिएक्शन को, समझ भी सकते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा होता है, और नीचे लिखूंगा एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा होता है। देखिए कैथोड पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला ना Cu2+ आयंस चले जाते हैं एनोड से, ठीक है, वो जब कैथोड के पास आते हैं तो कैथोड क्या करता है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। भाई कैथोड तो होता ही नेगेटिवली चार्ज है, उस Cu2+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और ये Cu2+ Cu मेटल बन जाता है और डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। भाई कैथोड तो है ही नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। Cu2+ आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता है, कैथोड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देता है और Cu मेटल हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। इसी प्रकार की कुछ रिएक्शन हो रही होती है आपकी एनोड पे। देखिए एनोड पे क्या हो रहा होता है, एट एनोड, एनोड पे मैंने बोला Cu मेटल होता है, इम्प्योर मेटल। क्लियर? वो एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। Cu मेटल क्या है, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो Cu के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, तो ये क्या होता है, गिवन टू एनोड, एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर मेटल दे देता है, जो वहां पे इंप्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है, और ये Cu2+ आयन बनके इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है। कॉपर का इंप्योर मेटल वो एनोड पे जो लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एनोड ले लेगा, उससे Cu2+ बन जाएगा और वो इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। कैथोड का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से Cu2+ आयन को अपनी तरफ खींचेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देके Cu मेटल बनाएगा और Cu मेटल ये क्या होगा, ये एकदम प्योर होगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। और इसी प्रकार हमें कैथोड पे प्योर मेटल या प्योर कॉपर मिल जाता है। तो रिएक्शन से समझना, और रिएक्शन से समझ सकते हो, वैसे बेसिक समझ सकते हो, ज़्यादा आपके सिलेबस में होता भी नहीं है, बच्चे से रट के चले जाते हैं। समझ में आया तो बढ़िया बात है, वरना याद तो आपको करना ही पड़ेगा जो पूरी प्रोसेस होती है। अब जो 2 टॉपिक्स बचे आपके पूरे चैप्टर में वो है कोरोजन और उसके बाद लास्ट में एलॉयज। कोरोजन तो आप सभी जानती हैं कोरोजन होता क्या है, क्या उसका पूरा बेस है, रस्टिंग ज़्यादा जानी जाती है उसमें। उसके बाद अलॉयज भी है। तो वैसे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, चाहता तो इसको ना भी बताता क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल आपको याद करना ही पड़ेगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में होता क्या है कोरोजन। देखो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, हाई हो या मीडियम हो, उनके साथ क्या होता है, जब उनको ज़्यादा देर के लिए हवा में खुले में छोड़ दो तो वो या तो ऑक्सीजन के साथ या तो वाटर के साथ, वाटर को मोस्टली मॉइस्चर कहते हैं आप साइंटिफिक लैंग्वेज में, इन सब चीज़ों के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। भाई है रिएक्टिव मेटल है, ऊपर से हाई या मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो कोई चीज़ देखता है, जैसे उसको खुले में छोड़ दो तो एयर की ऑक्सीजन को देखता है, आसपास के मॉइस्चर यानी वाटर को देखता है, तो उससे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करके वो अपने ही सरफेस पे एक कोटिंग बना लेता है।
कोटिंग कह लो या लेयर कह लो, किसकी बनाता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन की कोटिंग बना लेगा, वाटर या मॉइस्चर से तो उस हिसाब से कोटिंग बना लेगा, किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब कुछ होते हैं जो रेनी सीजन में कुछ एसिड होते हैं उससे रिएक्ट करके उसकी कोटिंग बना लेते हैं, अपनी सरफेस पे एक रिएक्ट करके कोटिंग बना लेता है। और यही जो प्रोसेस है वो बार बार चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। और यही प्रोसेस धीरे धीरे, यही कोटिंग धीरे धीरे मेटल को कह सकते हैं आप खाने लगती है, उसको ख़त्म करने लगती है, उसको बर्बाद करने लगती है, उस मेटल को उसकी पूरी सरफेस पे कब्जा करने लगती है। और उस हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी शाइन खराब होती है। अब खुद ही देखो, किसी गोल्ड पे किसी और चीज़ की कोटिंग आ जाए तो गोल्ड की शाइन खराब हो जाएगी और गोल्ड गंदा दिखने लगेगा। ये बात होता है कोरोजन में, ये चीज़ होती है कोरोजन, मतलब किसी हाई या मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट को आप खुले में छोड़ दोगे, एयर में छोड़ दोगे, आसपास के सराउंडिंग के मटेरियल के साथ वो रिएक्ट करेगा, एक कोटिंग बनाएगा और वो बर्बाद होता जाएगा। इसका जो मोस्ट आपने देखा होगा, मोस्ट यूज एग्जाम्पल और जिससे बच्चों को समझ में भी आता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब रस्ट कर जाता है, आयरन के साथ ऐसा क्या होता है, देखो आयरन क्या होता है, Fe, आयरन क्या करता है, एयर की ऑक्सीजन के साथ अगर आयरन को आप या कोई भी आयरन सब्सटेंस को आप ज़्यादा देर तक खुले में छोड़ दोगे तो जो, देखो ये स्लो प्रोसेस है, पहली बात तो कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं है आपने तुरंत आयरन को खुले में छोड़ दिया तो तुरंत उस पर डस्ट आ गई। ये धीरे धीरे होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, विद टाइम होती है, एक कंसिडरेबल टाइम पे होती है। तो आपने छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब आसपास के सराउंडिंग्स अगर ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक ठाक सराउंडिंग है, आसपास के सराउंडिंग में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, मतलब कुछ होती हैं, कुछ सराउंडिंग्स होती है, कुछ जगह पे ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ होती हैं कि एकदम ठीक ठाक नॉर्मल टेम्परेचर की सराउंडिंग होती है जिसमें आसपास हवा में मॉइस्चर होता है, कहते हैं ना हवा में मॉइस्चर है। तो अगर आप आयरन को ज़्यादा देर के लिए खुले में छोड़ दोगे तो वो जो ऑक्सीजन होती है एयर की उससे रिएक्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर भी है, और क्या बना लेता है, कोटिंग बना लेता है, ब्राउन कलर की कोटिंग जिसे कहा जाता है रस्ट। और इसका फॉर्मूला भी आप सभी ने देखा होगा कभी, Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसे रस्ट को। यहाँ पे X क्या है, X वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हमने पढ़ा था, ये वेरी करता है, इसको X क्यों लिया है, ये X क्या करता है, वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, इसके चेंज होने लगते हैं, चेंज होते रहते हैं विद टाइम, तो इसलिए इसको X माना गया है। ये है रस्ट का फॉर्मूला। ये रस्ट क्या है, ब्राउन सब्सटेंस है, आपने ये तो चीज़ आपको पढ़ने वाली, ब्राउन सब्सटेंस है, फ्लेकी सब्सटेंस है, सॉफ्ट है, पोरस है, और ये आयरन के सरफेस पे एक लेयर बना लेता है, ब्राउन कलर की लेयर बनाता है, उससे क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है और आयरन जंक खाने लगता है, जिसे आप जंक कहते हैं। आयरन का जो पूरा मेटल होता है बर्बाद होने लगता है, धीरे धीरे ये रस्ट आयरन के मेटल को खाने लगती है। और ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिससे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है कंट्री पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेलवेज हो गए, रेलवे के ब्रिज हो गए, और बहुत सारे मशीन पार्ट्स हो गए, ये सब किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। तो आयरन क्या करता है, आयरन का ये है ही, देखो कोई भी ब्रिज है, जैसे कोई मशीन है, कोई बड़ी मशीन, रेलवे का ब्रिज मान लो आयरन से बना होता है। अब रेलवे का ब्रिज तो ऑल टाइम एयर में रहता है भाई, खुले में रहता है, रेलवे का ब्रिज है खुले में रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, रस्ट बनाते रहता है। मैंने फिर से कह रहा हूँ ये स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होती है प्रोसेस, विद टाइम होती है, ऐसा नहीं अचानक से हो गई, ऐसा नहीं है 1-2 साल में हो गई, धीरे धीरे विद ईच ईयर, हर एक साल में होती रहती है धीरे धीरे, और 10 साल बाद 15 साल बाद ये बहुत ज़्यादा विशाल रूप ले लेती है, बहुत ज़्यादा रस्ट क्रिएट हो जाता है। उस हिसाब से आपकी, उसकी वजह से आपका जो रेलवे का ब्रिज है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है हर साल ऐसे रस्टेड आयरन या रस्टेड ब्रिजेस को बदलने में, क्योंकि भाई एक बार खराब हो जाएगा तो डर है टूटने का, खराब हो जाएगा वो आयरन क्या है जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा जब एकदम लास्ट एक्सटेंट तक पहुंच जाता है, जब रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आयरन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो गवर्नमेंट को पैसा देके उसको बदलना ही पड़ता है। इसका मतलब रस्टिंग है एक बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो है बिग त्रासदी कह लो, मतलब बहुत बड़ी वो है चीज़ है जिससे पूरी कंट्री इफेक्ट होती है। अब इसको कुछ बचाने के चांसेस भी हैं, जैसे रस्टिंग को हम कम कर सकते हैं कुछ मेथड्स को लगा के, उसको मैं आप अब समझाऊं क्या वो मेथड्स हैं, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो उस पर, और पेंट कर दो,
उसको किसी और के साथ रिएक्ट कर लो, आयरन को एल्यूमिनियम की कोटिंग लगा दो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे थोड़ी रस्टिंग बच सकती है और ज़्यादा देर तक आपका जो मेटल है वो टिक सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ऐसा तो होता नहीं जिस रेलवे ब्रिज है इतनी जल्दी बदल जाता है, क्योंकि कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे रस्टिंग कम हो। तो वो मेथड्स मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, वो समझाने टाइप कुछ नहीं, आपको एक बार याद करना पड़ेगा, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उस लिस्ट को, आप देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। लास्ट कंसेप्ट जो बचता है कोरोजन के बाद वो बचता है एलॉयज का। अब देखो एलॉयज को आप समझने में तो बहुत आराम से समझ लेते हो और बहुत मज़ेदार चीज़ भी है, क्योंकि इससे आपने पढ़ा होगा एक मेटल की हम किसी और मेटल के साथ मिक्स करके, किसी और नॉन मेटल के साथ मिक्स करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। मतलब मान लो आपके पास एक मेटल है जो हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, रस्ट जल्दी जल्दी हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं है उसके पास कोरोजन से, मतलब कोरोजन से बच नहीं पाता है, तो उस मेटल को आप किसी और मेटल के साथ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करके या किसी और नॉन मेटल के साथ मिक्स करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल सकते हो। जैसे एग्जांपल देते जाऊंगा, समझते जाना और किसी चीज़ से समझते नहीं हो। अलॉय की डेफिनेशन समझ लो, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल एंड अ मेटल। डेफिनेशन तो समझिए। अब इसमें होता क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ये होता है लाइट, हल्का होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हार्ड नहीं होता, हल्का होता है, ठीक ठाक। एल्यूमिनियम का वेट बहुत हल्का होता है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैंगनीज के साथ, इन चार मेटल को अगर मैं किसी डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होमोजेनियस मिक्सचर इनका बना दूं, इनको मिक्स कर दूं, तो मुझे मिलता है ड्यूराल्यूमिन। नाम ना याद हो तो भी ठीक है, एक अलॉय होता है, इन चार मेटल का एक होमोजेनियस मिक्सचर का अलॉय होता है ड्यूराल्यूमिन। और ये क्या होता है, लाइट भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, हार्ड भी होता है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा खासा हमें चीज मिल जाती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम अपने आप में बहुत लाइट था, हल्का था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, हार्ड नहीं था। एल्यूमिनियम को करा कुछ मेटल के साथ मिक्स और हमें मिल गया एक बहुत ही बढ़िया एलिमेंट जिसको हम अलॉय कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। अब देखो और समझो और आपको मजा आएगा। आयरन है जो बहुत यूज करा जाता है, आयरन का तो यूज बहुत होता है, लेकिन आयरन कभी भी हमेशा अपने प्योर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होता है। आयरन को कभी भी अपने प्योर फॉर्म में यूज नहीं करा जाता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है अपने प्योर फॉर्म में। और अगर वो गर्म हो, मतलब आयरन अपने सॉफ्ट फॉर्म में अगर बहुत गर्म हो तो आराम से टूट सकता है, ये होता है आयरन। तो आयरन को क्या करते हैं हम, कार्बन के साथ मिक्स करते हैं, और बहुत कम कार्बन के साथ 0.5 या 1.5% सिर्फ कार्बन के साथ मिक्स करते हैं। मतलब 99.5 कह लो, 99.5% आयरन होता है और सिर्फ 0.5% होता है कार्बन। लेकिन अगर 0.5% भी कार्बन अगर आयरन में मिला दिया तो हमें मिलता है स्टील। और स्टील आप सभी जानते हैं बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इतनी आसानी से रस्ट नहीं होता। रस्ट होता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता जितनी आसानी से आयरन हो जाता है। यानी आयरन को सिर्फ 0.5% कार्बन के साथ मिलाया और हमें स्टील मिल गया। समझ रहे हो, मतलब एक किसी सब्सटेंस की हम पूरी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं अगर हम किसी और मेटल के साथ उसे मिक्स कर दें और हमें एक और चीज मिल जाए जिसे हम अलॉय कहते हैं। स्टील क्या है, एक अलॉय है। किसका अलॉय है, कार्बन और आयरन का। और बताता हूं, इसी आयरन को अगर ये आयरन है, इसी आयरन को अगर मैं कह लो कि क्रोमियम और निकल के साथ मिला दूं, इन दो मेटल के साथ अगर मैं आयरन को मिला दूं, होमोजेनियस मिक्सचर बना दूं, तो मुझे मिलता है स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील डू नॉट रस्ट, ये कभी रस्ट नहीं होता है, इसमें रस्ट नहीं पड़ती है। और ये स्टेनलेस स्टील बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, कभी रस्ट नहीं होता है। यानी देखो हमने आयरन को किसी और मेटल के साथ मिलाया, हमें एक अलॉय मिला और ये अलॉय ऐसा है जिसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं। इन तीनों मेटल के मुकाबले इस चीज़ की कितनी सारी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ है। रस्ट नहीं हो सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है। समझ रहे हो, मतलब हम मिक्सचर बना के, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना के, चाहे वो नॉन मेटल का हो या दो मेटल्स का हो, तीन मेटल्स का हो, काफ़ी सारे मेटल का हो, होमोजीनियस मिक्सचर
एक बना के जब हम अलॉय बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज इन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इन सबके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज होती है अगर हम सही से दिमाग लगे उसको मिलाए। गोल्ड जो होता है, गोल्ड वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं यूज होता ज्वेलरी बनाने के लिए। जैसे हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, 24 कैरेट, वो असल में 24 कैरेट नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो उससे ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, वो इतना सॉफ्ट होता है, उसको आप दबा सकते हो, उसको आप खींच सकते हो। वो गोल्ड ऐसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसको आप इतना सॉफ्ट होता है कि वो उसको जेली टाइप का होता है, इतना सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ज्वेलरी बनाने में जो गोल्ड यूज होता है वो क्या होता है, 22 कैरेट होता है। एक कैरेट एक मेजरिंग अब समझ लो कैरेट क्या होता है, कोई मेजरिंग यूनिट होती है जिससे मेजर मतलब कुछ यूनिट होती है जिसमें वो मेजर करा जाता है, और 2 पार्ट्स होते हैं कार्बन के, कार्बन बोल रहा हूं, कॉपर के। यानी जो गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है उसका जो है कुछ पार्ट गोल्ड रहता है, या मैक्सिमम पार्ट कह लो गोल्ड रहता है, और कुछ पार्ट इसमें क्या मिला जाता है, कॉपर मिला जाता है। कॉपर को तांबा कहते हैं। सुना भी होगा कभी आपने कि गोल्ड जो है उसमें जब तांबा मिलाते हो तब आपका बनता है ज्वेलरी बनाने के लिए वो गोल्ड सुटेबली यूज हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट है, और ये फैक्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अब क्या कहलाएगा, अब जब 24 कैरेट जो गोल्ड था उसका सिर्फ 22 पार्ट लिया और 2 पार्ट उसमें कॉपर मिलाया, तब हमें एक अलॉय मिला, और जो काफी यूजफुल था उस ज्वेलरी बनाने में यूज होता था। एक और फैक्ट है, आयरन पिलर देखा कभी, कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, छोटी सी एक हाइट का कुछ आयरन पिलर, आपने नाम सुना होगा, उसको देखा होगा। वो क्या है, वो ऐसा चीज है जिसे साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइप के जमाने के लोगों ने उसे बनाया, जो आज तक आयरन है वो आज तक रस्ट नहीं खाया, उस पर रस्ट नहीं हुई, वो आज तक ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। उसे काफी लोग आए, काफी साइंटिस्ट देखने आए कि ऐसा क्या कर दिया इस आयरन के साथ उस जमाने के लोगों ने कि आज तक इस आयरन पे क्या हुआ, रस्ट नहीं पड़ा। तो हुआ कुछ नहीं था, उसका फैक्ट था, काफी लोगों ने क्या था, मैग्नेटिक ऑक्साइड एक कहते हैं आयरन का, समझ लो। वैसे तो एक फैक्ट की तरह इसको याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Fe3O4 की वहां पे लेयर चढ़ा दी थी उस जमाने के लोगों ने, Fe3O4 की लेयर चढ़ा दी थी उस आयरन के पिलर पे, और साथ में पेंट भी करा था, एक फिनिश दी थी, उसको पेंट करके उसको ग्रीस लगा के उस पे, और एक ऐसा सब्सटेंस खड़ा कर देता, एक ऐसा एलिमेंट खड़ा कर देता जो नाम का तो कॉपर आयरन था कि भाई आयरन का बना हुआ है, लेकिन उस पे Fe3O4 की लेयर और उसको पेंट करके उसको फिनिश देके एक ऐसा हमने बिल्डिंग खड़ा कर दी थी, आज तक रस्ट नहीं हो। काफी साइंटिस्ट लोग आके एग्जामिन कर चुके कि ऐसा क्या कर दिया था, ऐसा क्या मिक्सचर बना दिया था कि ये आयरन आज तक रस्ट नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेटल को किसी और मेटल के साथ मिक्स करके या उसके साथ छेड़छाड़ करके हम एक बहुत बढ़िया अलॉय बना सकते हैं, बहुत बढ़िया अलग सब्सटेंस बना सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो सकती हैं। जैसे जैसे उसको मिक्स करोगे वैसे वैसे आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिलती जाएंगी। फैक्ट भी है, नॉलेज भी है। आप अलॉय वाला कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, पढ़ सकते हैं आप। ये था आपका चैप्टर जिसमें लास्ट में कोरोजन था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल था, लास्ट में अलॉय का कंसेप्ट था, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, वो जब आएगी तब आएगी, हम लोग वेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर देंगे जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लास्ट चैप्टर बचता है केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, छोटा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स तो चल ही रहा है, केमिस्ट्री भी इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। तो सिलेबस खत्म, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। उस वीडियो का वेट मत करना, वो थोड़ा टाइम लगेगा उस वीडियो को बनाने, क्योंकि क्वेश्चन रिसर्च करने पड़ते हैं, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, फिर एक वीडियो आती है उसमें भी टाइम लगता है। तो दूसरा चैप्टर हम शुरू कर देंगे जो लास्ट चैप्टर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।